हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। माय नेम इज रुद्र गौतम और हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगले सेशन में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग 7th क्लास के सेकंड चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। एंड दिस सेकंड चैप्टर इज बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर पूरी तरह से आधारित चैप्टर होगा। ये सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और यहां पर मैंने सभी एनसीईआरटीज के सेक्शन को, जैसा कि आपको दिख रहा है, आई हैव कवर्ड 34 लेक्चर्स। तो ईच एंड एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, एक एक चीज यहां पर कवर हो रही है। और साथ ही साथ में आज का जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पोर्शन में मैं आपको, राइट, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इनिशियल पॉइंट्स हैं उन सभी पर बात करेंगे। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही भोजन मुख में जाता है और लुगदी बनती है, बोलस, राइट, है ना, तो लार ग्रंथि के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद में बाइल जूस, पित्ताशय, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा स्टमक का काम क्या है, यकृत का, लिवर का काम क्या है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि आंतें किस प्रकार से पेरिस्टैल्टिक मोशन करते हुए आगे की ओर भोजन को बढ़ाती है, कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से इसमें डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स हैं, पित्त रस किस प्रकार काम करता है और कैसे भोजन अपने आप स्वतः पचता हुआ और अंत में एक्सक्रीटा के रूप में चला जाता है। तो हम लोग यहां पर एक एक पॉइंट्स की यहां पर चर्चा करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, राइट, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि माय नेम इज रुद्र गौतम। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं बाय माय नेम रुद्र गौतम, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे कंप्लीट सीरीज 8 PM पर, राइट, 8 PM पर और 10 PM और 10 PM पर, और कभी मैं 5 PM पर स्पेशल लेक्चर्स लेकर आता हूं। वो स्पेशल लेक्चर्स एनवायरमेंट, इकोलॉजी सभी से रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर्स भी कवर करवा रहा हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेडिकेटेड मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है अनअकैडमी पर, आप उसे भी देख सकते हैं। और मेरे रेफरल कोड RPSIR10 की मदद से यू कैन गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड एडिशनल बेनिफिट्स। सो मेरे रेफरल कोड की मदद से आप लोग जितने भी भारतवर्ष के एग्जाम हैं उन सभी को मैक्सिमम बेनिफिट के साथ, जिसमें आपको डिस्काउंट, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सभी कुछ चीज प्रदान होती है। डेडिकेटेड ऑप्शनल के कोर्सेज भी अनअकैडमी पर उपलब्ध हैं। यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी सुन सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस हो सकता है आपको क्लासेस का। और भारत के जो टॉप नॉच्ड एजुकेटर्स हैं, मृणाल पटेल, रोमन सैनी, राइट, दीपांशु सिंह, सुदर्शन गुज्जर, मुदित गुप्ता, इन सभी से आपको डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस मिलती हैं। और देख लीजिए, एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन एनरोल, वंस यू सब्सक्राइब, आप 15,519 अलग अलग कोर्सेज अनअकैडमी यूपीएससी पर बने हैं, उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं वंस यू पे। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा RPSIR10, दिस इज माय रेफरल कोड, RPSIR10 इज माय रेफरल कोड, और इसकी मदद से आप सीधा 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जो भी फीस है, जैसे 49,500 है, तो यू कैन जस्ट हैव टू पे 44,500। एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। आप मुझे फॉलो करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और आप मुझसे वहां पर मेंटरशिप, गाइडेंस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो RPSIR10 की मदद से देख लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ में एडिशनल बेनिफिट्स भी मैं आपको मेरी तरफ से प्रदान करता हूं। तो ये सभी फीचर्स जो हैं, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द RPSIR10 रेफरल कोड। आपको RPSIR10 रेफरल कोड अप्लाई करना है, राइट, RPSIR10, दिस इज माय रेफरल कोड। इसकी मदद से आप एनरोल कर सकते हैं। और एक और बात देख लीजिए, आपकी ऑप्शनल के भी डेडिकेटेड अलग से फैकल्टीज मेंबर हैं। वो आपको ऑप्शनल के फीचर्स जो हैं, भारत के टॉप नॉच्ड एजुकेटर्स, वो सभी आपको पढ़ाते हैं यहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप सभी गूगल पर सर्च करके, या नीचे जरूर दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग एनरोल हो जाइए। और वहां पर आप लोग 20 तारीख को, 20th को, यू हैव टू
पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। और वह एग्जाम जो है ना, देख लीजिए 20 को 20 तारीख को है 11 बजे। तो आप सभी लोग गुड मॉर्निंग, हर्षिता, आरती, कुमार, अरुण, गुड मॉर्निंग। 60 क्वेश्चंस होंगे, डेडिकेटेड एजुकेटर्स ने बनाए होंगे, अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने। 45 मिनट का होगा ये पूरा सेशन। 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। 13 कॉम्बैट्स बाकी हैं, एक ऑलरेडी हो गई है 6 दिसंबर को। तो आप यहां पर पार्टिसिपेट करिए। 6 सेक्शन है और आपके हर 15 दिन के बाद ये एग्जाम होता है, राइट। और इसमें अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग एप्पल मैकबुक, एप्पल आईपॉड, एप्पल एयरपॉड और साथ ही साथ अमेजॉन के वाउचर्स ये सब प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो सबसे खास बात ये दोस्तों कि आपका केवल 6 महीने 6 मंथ रह गया है एग्जाम को। और 6 मंथ में आपका डेट भी आपको क्लियर है कि 27 जून इज द डेट। सो 27 जून जो आपका डेट है, यहां पर आपके 6 मंथ में आपको डेडिकेटेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी होगी। और यहां आपको 500 आवर्स के अलग अलग बैचेस हैं, जिसमें हमारे टॉप नॉच फैकल्टीज आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें 3 आवर्स यदि आप डेली प्रीलिम्स को अभी से देते हैं, केवल एजुकेटर की क्लासेस सुनते हैं, तो आप प्रीलिम्स बिल्कुल श्योरली क्रैक कर लेंगे। प्लस एक और बात यह है, प्रीलिम्स को क्रैक करने के साथ साथ जो रिमेनिंग टाइम बचता है, आपको अपने मेंस ओरिएंटेड फंक्शन पर भी काम करना होगा। यस और नो। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के बैचेस यहां पर अवेलेबल हैं। इन बैचेस में आप लोग एनरोल हो सकते हैं। सभी 14 दिसंबर से ही स्टार्ट हुए हैं और इसमें आपको एनरोल करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि प्रीलिम्स में आप लोग पूरी तरह से, प्रीलिम्स के लिए ये बैचेस आपको बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश सभी में बैचेस अवेलेबल हैं। आप इन सभी में एनरोल हो सकते हैं। तो यहां तक मेरी आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर की मुख्य पृष्ठभूमि का क्या है। तो प्राणियों में जो पोषण है, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, जानवरों में पोषण, एनिमल। तो यहां पर हम लोग केवल मानव की बात नहीं करेंगे, केवल मानव के पोषण की बात नहीं करेंगे, हम लोग अमीबा की भी बात करेंगे, पादपों की बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप इस पूरी सीरीज को जो मैं आपके लिए एनसीईआरटीज लेकर आ रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको एक एक बात क्लियर होती जाएगी। यहां आप प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिए शुरुआत से। न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, यहां पर पशुओं के पोषण की बात करेंगे, अमीबा की बात करेंगे और साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं, दैट मीन जो कैटल हैं, जो कि दूध देने वाले जीव हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि प्राणियों में जो पोषक पदार्थ होते हैं, आपने हमेशा से सुना है एक बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट होता है। बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या होता है कि हमें एक निश्चित मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमें एक निश्चित मात्रा में होती है। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा से ही हमको ऊर्जा भी प्रदान होती है। तो हम लोग ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर निर्भर है। वहीं यदि मैं बात करूं कि हमें कुछ अन्य मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, तो वो मिनरल्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहां पर विटामिन्स, राइट, मिनरल्स और जल, इन सभी की भी आवश्यकता होती है। अब सबसे खास बात यह है कि पाचन होता क्या है। पाचन के अंदर हम क्या करते हैं, जो बड़ी कार्बनिक अणुओं की श्रृंखला है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, बड़े कार्बनिक श्रृंखला है, उनको छोटे कार्बनिक श्रृंखलाओं में तोड़ने का काम करते हैं अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मुख से, बुक्कल केविटी से कुछ खाया, उसको खाने के बाद उस पर सबसे पहले लार, सेलिवा काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद में भोजन जो लुगदी बनकर जाएगा, वह भोजन अंदर इंजेस्टेशन होगा और हम लोग अंदर की तरफ उसे ग्रहित करेंगे। और ग्रासिका जो ईसोफेगस है, उसमें भोजन अपने आप पेरिस्टाल्टिक मोशन के कारण, पेरिस्टाल्टिक मोशन क्या होता है, क्रमंकुचन प्रक्रिया के माध्यम से भोजन अपने आप आगे जाता जाएगा। फिर वो आमाशय में पहुंचेगा, उसके बाद ग्रहणी में, और ग्रहणी में पहुंचने के बाद में वहां पर पित्त रस,
पित्त रस अपना अलग काम करेगा, अग्नाशयिक रस अपना अलग काम करेगा। तो इस प्रकार से जो भोजन का जो बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, अंतिम रूप से हमारी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा। वसा किस में टूट जाएगा, वसीय अम्ल फैटी एसिड में टूट जाएगा। और वहीं मैं बात करूं कि प्रोटीन विल कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स। तो इस प्रकार से भोजन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन को ग्रहित किया जाता है। फाइनली क्या होता है, एजिमिलेशन। एजिमिलेशन का मतलब भोजन शरीर के अंदर जाता है, रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका को ऊर्जा मिलती है, और उसे जब ये ऊर्जा मिल जाती है फाइनली भोजन इजेक्शन, वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी एक घटना आपको दिखाई देती है, राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग प्राणियों के पोषण की बात कर रहे हैं। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशनल फूड्स की आवश्यकता होती है, आहार को अंतः ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, और इस विधि से क्या होता है, पूरा भोजन हमारे शरीर के अंदर इन्वॉल्व होता चला जाता है, राइट। अब देखिए यहां पर आपको यह बात याद आ रही होगी कि भोजन के मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर है वसा और प्रोटीन, विटामिन, और विटामिन के बाद मिनरल या फिर खनिज लवण। तो ये सभी हमें बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। अब देखिए डाइजेशन का मतलब होता क्या है। डाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला है, जटिल पदार्थ हैं, लंबी श्रृंखलाओं वाले जटिल पदार्थ, वो सरल या छोटे पदार्थों में, देख लीजिए लंबी श्रृंखला छोटी छोटी श्रृंखला में टूटती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज, राइट, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड्स। और आपको पता है एमिनो एसिड ही तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एमिनो एसिड्स जो अलग अलग हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को निर्माण करने में मदद करते हैं, यस और नो। तो इस प्रकार से यहां पर भोजन जो क्या करता है, भोजन में आपसे कभी भी कोई एक शब्द पूछा जाए, डाइजेशन या पाचन क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाचन या डाइजेशन, क्या जवाब देंगे। खाद्य श्रृंखलाओं के जो जटिल कॉम्प्लेक्स अणु हैं उनके छोटे अणुओं में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। एकदम क्लियर। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आकाश रावत, हरविंदर कौर, साना खान, यस आरती, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहां पर खाद्य का अंतर्ग्रहण विभिन्न विधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे मधुमक्खियां और मरमर, हमिंग जो बर्ड हैं, वो क्या करती हैं, मकरंद, जो मकरंद होता है, या फिर हम जिसे कहते हैं कि नेक्टर, शहद को वो चूस कर बच्चों में, बच्चा जो होता है जंतु के और मानव का जो बच्चा है वो मां का दूध पीकर उससे पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम लोग पोषण को लगातार प्राप्त करते हैं। तो आहार के प्रकार, आहार की विधि सभी की अलग अलग होती है। घोंगे स्नेल की अलग होती है, चींटी की अलग है, चील की अलग है, मरमर पक्षी वगैरह की सबकी अलग अलग है। तो यहां पर कुछ छील कर खाते हैं चीजों को, पील आउट करके, कुछ स्विंग करके खाते हैं, कुछ काट कर उसे चीरा मार के खाते हैं, पकड़ना, निगलना, स्पंजी चूषण इत्यादि के अलग अलग प्रकार के। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश रहो लव शर्मा जी, आप बहुत खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, आपको कभी भी प्रीलिम्स में पॉइंट पूछा जा सकता है। स्टारफिश जो तारा मछली है, जो बहुत ही गहरे समुद्र में रहती है, पानी में बहुत नीचे रहती है, उच्च दाब और पानी में नीचे की तरफ बहुत निम्न ताप होता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो यहां पर ये क्या करता है, स्टारफिश स्नेल जैसे जीवों को खाता है। और स्नेल क्या होता है दोस्तों, स्नेल के ऊपर एक कवच होता है। तो पहले क्या करता है ये स्टारफिश, उसको कवच को खोलने के बाद में अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालते हैं। आप सोचिए, क्या हम खाने के लिए अपना आमाशय बाहर निकालते हैं क्या? आमाशय तो हमारा फिक्स एक जगह पर है। तो आमाशय को ये बाहर निकालती है, कवच को जैसे हटा देती है अपनी शरीर की मदद से, तब वो उसका जो कमजोर वाला पार्ट है, डेलिकेट पार्ट है घेंगे का, उसको डाइजेस्ट कर पाती है और धीरे धीरे क्या होता है वो पचाती चली जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा स्टारफिश का जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल यूनिक है।
अपने आप में बिल्कुल यूनिक प्रक्रिया है। तो मानव में जो पाचन है, ध्यान से देखिए, मानव में जो पाचन है तो ये मुख गुहिका, उसके बाद में ग्रासिका, उसके बाद में शूद्रांत, बड़ी आंत, मल द्वार और गुदा। तो मैं आपको ये सारी बातें एकदम बता चुका हूं कि सबसे पहले भोजन जाएगा हमारे मुख में। मुख में लार ग्रंथि, सैलिवा, जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम। तो टाइलिन तो क्या करता है, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने का काम करता है टाइलिन, और साथ ही साथ में वसा को वो कुछ नहीं कर पाता है, केवल कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, राइट, टाइलिन। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं लाइसोजाइम, तो जितने भी खतरनाक जीवाणु जो खाद्य पदार्थ के साथ आ गए हैं उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। तो याद रखना, लाइसोजाइम लार का ही एक भाग है। फिर भोजन मुख गुहिका में, बुक्कल कैविटी में जाता है, उसके बाद में ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटल वॉल्व। और ये एपिग्लॉटल वॉल्व जो है, यही क्या करता है, हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और खाद्यान्न ले रहे होते हैं, आप सोचिए, हम लोग मुख से खाना भी खा सकते हैं और श्वास भी ले सकते हैं, तो कभी भी खाना फेफड़ों में क्यों नहीं जाता? जब खाना पहुंचता है उस समय पर यह वॉल्व, जो एपिग्लॉटस वॉल्व है, वह बंद हो जाता है। तो ऑक्सीजन के समय खुल जाता है, बाकी सभी जगह बंद हो जाता है ना? एकदम क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार से डाइजेशन, और फाइनली ग्रासिका, ग्रहणी, ड्यूडेनम के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, फाइनली रेक्टम, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, और वहां से सभी पोषक पदार्थों को हम लोग क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या मेरी एकदम बात आपको क्लियर हुई किस प्रकार से सारी चीजें होती है? चलिए, तो अब बात करते हैं, आगे की बात पर आते हैं, राइट। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको जो पूरा पॉइंट बताया है, देख लीजिए, मुख गुहिका, लार ग्रंथि नीचे भी होती है और कर्ण में उपकर्ण ग्रंथि भी होती है। जैसे ही हम लोग खाने को अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं यहां, तो यहां पर खाने को ग्रासिका में बोलस कहा जाता है। याद रखना, बोलस खाने को कहते हैं, बोलस। और ये ग्रासिका में क्या होता है, ग्रासिका को ईसोफेगस कहा जाता है, इंग्लिश में ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता, क्योंकि यहां पर किसी प्रकार के कोई एंजाइम्स नहीं पाए जाते, ठीक है, किसी प्रकार के एंजाइम्स नहीं पाए जाते, है ना, ठीक है। उसके बाद में बात आती है, जब डाइजेशन हो जाएगा तो यहां पर आमाशय। अब आमाशय की जो भीतरी दीवार होती है, ये एपिथीलियम लेयर की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिथीलियम की लेयर इतनी मोटी होती है, एक प्रकार के ये टिश्यूज हैं, ऊतक हैं। एपिथीलियम लेयर क्या करती है, आमाशय में निकलने वाला स्टमक, आमाशय में निकलने वाला HCl, इसको बहुत ही प्रबल अम्ल होता है जिसका pH होता है 1.5। इस pH से भी हमारे आमाशय में कोई दिक्कत नहीं आती है। फाइनली भोजन किस में जाता है, अम्लीय हो जाता है। देखिए 1.5 pH का मतलब समझ रहे होंगे, प्रबल अम्ल निकलता है। आमाशय में यही HCl जो जीवाणु हैं उन्हें मारने का काम करते हैं, राइट, जो जीवाणु हैं उन्हें मारने का काम करते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, खाना खाते समय जो श्वास लेते हैं वो नाक से ली जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि गले से भी सांस ले सकते हैं। नाक वाली जो श्वास है वो तो अपने आप ही सीधा फेफड़ों में ही जाती है, राइट। नाक वाली सांस फेफड़ों में जाती है। जब खाना खा रहे होते हैं, कई बार क्या होता है, बात करने को इसीलिए मना करा जाता है क्योंकि बात वाले केस में हमें हवा की आवश्यकता होती है, और हवा जब हम लोग अंदर ले रहे होते हैं तो चावल अंदर चले जाते हैं। आपको यह केस याद आ रहा होगा। आरती ठाकुर को बात समझ में आ गई या नहीं, कंफर्म कीजिए। ड्यूडेनम किसका भाग है, एक स्टूडेंट ने पूछा है ड्यूडेनम किसका भाग है, तो एक्चुअल में ड्यूडेनम छोटी आंत का ही भाग है। छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन का ही भाग है। मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। अरुण कुमार ने एक प्रश्न पूछा है ड्यूडेनम किसका भाग है, तो याद रखना ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, मतलब कि ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ये तीनों ही छोटी आंत का हिस्सा है। ड्यूडेनम,
जैजेनम और इलियम दोनों ही है ना, सभी तीनों ही एक है छोटी आंत का ही भाग है। एकदम क्लियर हो गया। चलिए अब बात आ रही है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकालता है, और सॉरी नॉट हार्मोन्स, माफी चाहता हूं, एंजाइम्स निकालता है। इन एंजाइम्स में, इन सभी एंजाइम्स में पाए जाते हैं प्रोटीन। प्रत्येक एंजाइम में केवल प्रोटीन ही पाया जाता है, याद रखना। हार्मोन्स जो होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालती हैं, उनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और स्टेरॉइड्स, ये चारों पांचों चीजें पाई जाती हैं। लेकिन एंजाइम्स में केवल और केवल प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद जो ये छोटी आंत्र है, छोटी आंत, तो इसमें ऊपर वाले भाग को तो क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को कहते हैं जैजेनम। ऊपर वाले भाग को जैजेनम या मध्यांत्र कहते हैं, मध्यांत्र। और यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। नीचे वाले भाग को शेषांत्र कहा जाता है, शेषांत्र, राइट, शेषांत्र से नीचे वाले भाग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मलाशय, रेक्टम की बात करें। रेक्टम जो होता है मल को इकट्ठा करने का काम करता है और फाइनली गुदा से वेस्ट पार्ट निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भोजन को अंतः ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले भोजन का इंजेशन, अंतः ग्रहण मुख से होता है। मुख में दो प्रकार के, जो एक आपको पता है लार ग्रंथि है, उससे सैलिवा, लार निकल रहा है। लार में टाइलिन, टाइलिन, और दूसरा लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, लाइसोजाइम। सो लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम आंख में भी जीवाणुओं को खत्म, नष्ट करने का काम करता है। और टाइलिन जो है, टाइलिन भी क्या करता है? वह कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम टाइलिन करता है। लाइसोजाइम जीवाणु को मारने का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाचन की शुरुआत हमारे मुख से होती है, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत होती है। एकदम क्लियर? यहां तक सारी बात क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर आपको दांतों का काम भी समझ में आ जाएगा। दांत सभी टुकड़ों को छोटे छोटे पीस में बदलते हैं। कई बार क्या होता है, जिनके दांत नहीं होते हैं उनके साथ यह समस्या आती है कि वो भोजन को बारीक पीस नहीं पाते, और इसी कारण क्या होता है, उनका पाचन भी बराबर नहीं होता। तो इसीलिए दांतों की मदद से हमें बहुत बार च्युइंग करना चाहिए, ताकि हमारी आंतों को, पाचन क्रिया को कोई दिक्कत नहीं आए। तो दांत मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं। दांत के नीचे का जो इनेमल है वो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कहलाता है, इनेमल। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको दांत के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। तो देखिए ये केवल एक हिस्सा बताया है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। एक हिस्सा बताया है। सबसे पहले मैं पीछे के 3 दांतों की बात कर रहा हूं। जो पीछे के 3 दांत हैं, ये वाले और ये वाले, ये पीछे के जो 3 दांत हैं वो चवर्णक, या फिर इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है मोलर। इन्हें क्या कहा जाता है? चवर्णक, या फिर इन्हें मोलर कहा जाता है। पीछे के 3 दांत एकदम क्लियर है, और ये चबाने का काम करते हैं। इसके बाद में बात आ रही है अग्र चवर्णक। अब ये जो बीच के जो 2 दांत हैं, ये और ये वाले 2 दांत, ये अग्र चवर्णक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब लास्ट में ये वाला जो एक पॉइंट होता है, राइट, एकदम कोने वाला ये दांत, इसे कहते हैं हम लोग रदनक। ये वाला और ये वाला कैनाइन टीथ। कैनाइन का मतलब जैसे कुत्ते, शेर में बड़े वाले होते हैं ना, वो कैनाइन। और आगे के ये जो 4 हैं, ये क्या कहलाते हैं? कृतनक कहलाते हैं, कृतनक। आगे के 4 दांत। तो ये तो हमने केवल और केवल एक ही जबड़ा बताया। दोनों जबड़ों में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। मोलर टीथ कुल कितने हैं? यहां पर 6 हैं, यहां पर 6 हैं, ऊपर भी ऐसे ही होंगे। तो जो चवर्णक दांत हैं वो कुल 12 होते हैं। अग्र चवर्णक मैंने बताया 2 यहां, 2 यहां, ऊपर भी ऐसा ही होगा। तो 2 चौक कितना हो गया? 8। तो याद रखना कुल मोलर टीथ जो होते हैं, मोलर चवर्णक दांत, वो कितने होते हैं? 12। कुल प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं? प्रीमोलर, तो आप क्या बताएंगे? कुल प्रीमोलर होते हैं 4, 2 और 2 4, और 4 ऊपर 8।
इसके बाद में बात आती है जो रदनक है, जो कैनाइन है, रदनक, जो कि कुत्ते शेर में बड़ा वाला जो दांत होता है, वो हमेशा एक ये ऐसे ऊपर और ऊपर, तो ये कुल मिला के 4 होते हैं। और इसके बाद में इंसीजर, काटने वाले, कृतनक काटने वाले जो है, इंसीजर दांत कुल मिला के हमारे होते हैं, राइट, 8। तो आप देख लीजिए 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 12 32। तो कुल कितने दांत हो गए दोस्तों? 32। ऊपर के जबड़े में भी 12, ऊपर के जबड़े में भी 16 और नीचे के जबड़े में भी 16। तो आपको शायद ये सारी बातें, मोलर, प्रीमोलर, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक, ये सभी दांतों के पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना। दांतों का मजबूत होने का कारण यह है कि इनमें कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है, तो दांत हमारी हड्डी से ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दांतों में कैल्शियम फ्लोराइड है, जो कि हमें हड्डियों से ज्यादा इन्हें मजबूत बनाते हैं। दांतों के अंदर क्या होता है, हम लोग यदि कुल्ला करके या प्रॉपरली उसे ब्रश नहीं रखते हैं तो उसके कारण प्लैक जमा हो जाता है, और वही प्लैक के कारण दांतों में सड़न पैदा होती है और धीरे धीरे जीवाणु बनने लगते हैं, और वहां पर जो है आपको दांतों में कीड़ा लग जाना जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से दांतों की सभी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहां पर चीरने और फाड़ने वाले दांत कितने, तो चीरने और फाड़ने वाले दांत निचले जबड़े में 1 2 और ऊपरी जबड़े में 1 2, टोटल कितने हो जाते हैं? 4। कृतनक जो है, आगे के 4 और ऊपर के 4, ये कृतनक होते हैं। तो 4 निचले में, 4 ऊपरे में, तो टोटल कितने हो गए? 8। और वहीं प्रीमोलर कुल निचले जबड़े में होते हैं 2 और 2 4, और 6 होते हैं ऊपर, मोलर दांत है ना, चवर्णक। इसी प्रकार 4 + 6, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 20। तो कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? एकदम क्लियर। कैल्शियम फ्लोराइड के कारण ही ऐसा होता है। वेरी गुड। अब कुछ पॉइंट ये भी है, दूध के दांत और स्थायी दांत। तो हमारे दांत का जो प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है, लगभग 8 वर्ष की आयु में ये सारे के सारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम लोग मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं, और इसके स्थान पर बाद में स्थायी दांत निकलना शुरू होते हैं। स्थायी दांत कुल होते हैं 32 आते हैं, और जब अस्थायी जो दांत है दूध वाले, वो लगभग हमारे 20 के करीब, दूध के दांत 20 के करीब आते हैं। ये बात क्लियर है आपको? चलिए अब आगे चलते हैं। तो जब भी हम लोग दोस्तों मीठा ज्यादा खाते हैं, दांत मुख को साफ नहीं रखते हैं, तो फंसे हुए भोजन में क्या होता है? अम्ल बनने लगता है, एसिड। और इस एसिड के कारण क्या होता है? देखिए दोस्तों, दांतों के अंदर दंत क्षय की प्रक्रिया, टूथ डिके। तो जब भी हम चॉकलेट, ठंडा पेयजल या फिर चीनी युक्त मिठाइयां खाते हैं तो हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए, वरना क्या होता है? उसकी सड़न के कारण यहां पर जीवाणु बनने लगता है। एकदम क्लियर। एक बात आपको मैंने हमेशा से बताई है, आयोडीन का जो विलयन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयोडीन के टेस्ट से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पता कर सकते हैं। यस और नो? कार्बोहाइड्रेट। तो यदि आपको पता करना है कि किसी में कार्बोहाइड्रेट कितना है या नहीं, तो हम लोग आयोडीन परीक्षण करते हैं कार्बोहाइड्रेट को जानने में। बिल्कुल ममता देवी, 20 और 32 बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर। ठीक है, चलो। तो मिठाइयां और दंत दांत, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। तो कम से कम हमें 2 बार अपनी लाइफ में जो दिन में ब्रश जरूर करना चाहिए, और कुल्ला समय समय पर खाने के बाद करते रहना चाहिए। एकदम क्लियर। अब बात आ रही है सबसे पहले जो पित्त रस है, लाला रस बोल रहे हैं, लार रस कह लीजिए, सलीवा कह लीजिए। तो ये क्या करता है? मंड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा को उसमें मंड में बदल देता है, चावल के मंड को शर्करा में बदलता है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटे भागों में तोड़ने का काम लार में मौजूद सलीवा करता है। लास्ट में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जितने भी पॉइंट बोले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि क्या हो, आपका कंप्लीटनेस आ जाए। अब देखिए जीभ के स्वाद पर एक बात कर लेते हैं। तो जीभ को मैं ही बना देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा डायग्राम में। मान लीजिए ये मानव की जीभ है, इस प्रकार से कुछ मानव की जीभ है। तो मानव की जीभ का ये तो मैंने ले लिया पीछे वाला भाग, ये ले लिया मैंने ये साइड वाला भाग, साइड वाले भाग को अलग कर दिया थोड़ा सा, साइड वाला भाग।
मानव की जीभ में बीच वाला भाग, राइट, बीच वाले भाग में बिंदियां कर देते हैं, ये बीच वाला भाग। और मानव की जीभ का आगे वाला भाग, ये मैंने क्या बताया, जीभ के अध्ययन को ग्लॉस, जीभ को क्या बोलते हैं, ग्लॉस। और जब भी जीभ में सूजन आ जाती है उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, ग्लॉसाइटिस, है ना, ग्लॉसाइटिस रोग। ग्लॉसाइटिस रोग किसके कारण हो जाता है, विटामिन B2 की कमी से ग्लॉसाइटिस, है ना, ग्लॉसाइटिस, किलोसिस और डर्मेटाइटिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से। जीभ में सूजन का आना ग्लॉसाइटिस कहलाता है। तो जीभ का ये जो आगे वाला हिस्सा है ये हमेशा मीठे पदार्थ के लिए, जीभ का आगे वाला हिस्सा मीठे पदार्थ के लिए, जीभ का पीछे वाला हिस्सा कड़वे पदार्थ के लिए, सोर या कड़वे पदार्थ के लिए। ये जो आप कभी भी देखना, जब भी कभी आपको मिर्ची लगे, है ना, जब भी आप कोई गरम मसालेदार या कोई भी चटपटा आइटम खाएं तो हमेशा जीभ के साइड वाले भाग में तो जो नमकीन टेस्ट है, नमकीन टेस्ट, वो जीभ में, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि एक संपूर्ण जीभ के अंदर 10,000 के करीब टेस्ट बड्स होती हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं, वेरी गुड, स्वाद कलिकाएं। तो याद रखना, कड़वा हमेशा पीछे, मीठे का टेस्ट जीभ में हमेशा आगे, दोनों साइड वाले। जब भी आप बहुत मसालेदार चीज खाएंगे तो साइड वाले भाग में जलन होती है। और जब भी आप नींबू खाते हैं तो नींबू जो है बिल्कुल बीच वाले भाग में अफेक्ट करता है, यस और नो। तो आपको आई थिंक एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों कि जीभ में जो आगे वाला हिस्सा है वो मीठे का काम करेगा, दोनों साइड वाले भाग हैं वो बिल्कुल कैसे काम करते हैं, साइड वाले पार्ट नमकीन जो मसालेदार हैं, बीच वाला भाग जो है नींबू खट्टा जब भी खाते हैं तो हमारे को बीच में होता है। और जब भी आप देखना, जब भी आप दवाइयां खाते हैं, करेला खाते हैं, तो आपको कड़वे का जो टेस्ट है वो हमेशा पीछे की ओर दिखलाई देता है। तो इसीलिए हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ग्लॉसाइटिस रोग, जीभ की सूजन, विटामिन B2 और विटामिन B2 की कमी से 3 रोग, उसका नाम है ग्लॉसाइटिस, जिसमें जीभ की सूजन, किलोसिस, किलोसिस का मतलब मसूड़े इत्यादि में सूजन आना, खून आना, और डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा, त्वचा में जो है त्वचा, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा का रोग, ठीक है। तो टेस्ट बड्स, कलिकाएं कितनी होती हैं, और यही एक प्रकार की ज्ञानेंद्री के रूप से जानी जाती है, क्योंकि ये हमें बाह्य स्वाद का पता बतलाती है। जब भी कभी हम बहुत ही शानदार गरम गरम सूप पीते हैं, सूप को हमको ज्यादा डिलीशियस क्यों लगता है भाई, हमें सूप क्यों ज्यादा डिलीशियस लगता है, क्योंकि सूप का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो बहुत कम होता है, तो वो तेजी से पूरे जीभ पर फैल जाता है और मसाले का जो टेस्ट है वो मैक्सिमम आ जाता है। इसके अलावा जब भी हमें भूख लगती है, राइट, जब भी हमें बहुत सुंदर या बहुत अच्छा अनुमोदन होता है कि कोई बहुत अच्छा खाना बनाए, तो अपने आप लार ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, ज्यादा मात्रा में लार निकालने लगती है, यस और नो, है ना, एकदम क्लियर है। सो ममता देवी जी, इट इज नॉट 1000, इट इज 10,000 टेस्ट बड, राइट, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, चलिए तो दोस्तों आगे चलते हैं, और यहां पर मिलने वाले कार्य, है ना, तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी एकदम, है ना। तो नींबू का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नींबू की पत्तियां, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेस्ट का पता चल पाता है ना। तो देखिए यहां पर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आप आंख बंद करके भी टेस्ट को तो बता ही पाते हैं। तो अब देखिए भोजन इस प्रकार से जब ग्रासिका में जाता है, ग्रासिका का मतलब होता है इंग्लिश में ईसोफेगस, और ये पेरिस्टैल्टिक मोशन, पेरिस्टैल्टिक का मतलब अपने आप इस प्रकार से पेरिस्टैल्टिक मोशन होता रहता है, पेरिस्टैल्टिक मोशन, और इसके कारण खाना जाता है। और ग्रासिका में भोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे दांत भोजन को चबाने में और जीभ जो होती है उसमें लार को बराबर मिलाने का काम करती है, और जब ये लुगदी बोलस बन जाता है तो बोलस हमारे ग्रासिका में अंदर की तरफ इंजेस्टेड हो जाता है, फाइनली ये स्टमक में पहुंचता है। और स्टमक मतलब आमाशय, इसकी भीतरी दीवार श्लेष्मा झिल्ली की बनी होती है, और यही श्लेष्मा झिल्ली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, श्लेष्मा झिल्ली की। इसमें जो प्रबल HCl होता है, प्रबल HCl अम्ल, वो इसकी दीवार को प्रभावित नहीं करता है।
तो यहां तक यदि सारी बातें क्लियर आ गई हैं तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो भोजन में अपने आप में आमाशय जो है ना वो एक थैली नुमा भित्ति का एक अंग होता है, और इस अंग में दूध को पचाने के लिए रेनिन, दूध को पचाने के लिए रेनिन, दूध को पचाने के लिए रेनिन, राइट, और पैप्सिन, प्रोटीन को पचाने के लिए पैप्सिन, प्रोटीन को पचाने के लिए पैप्सिन, और साथ ही साथ में देखिए आमाशय से जो रस निकलता है ना उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में रेनिन दूध को पचाना, पेप्सिन प्रोटीन को पचाना, और उसके बाद में गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज आ गया। लाइपेज मतलब लिपिड, मतलब वसा को पचाने का काम यह करता है। प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन करता है, रेनिन दूध को पचाने का काम करता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में HCl। तो कुल कितनी चीजें हो गई हैं, पहला HCl, दूसरा रेनिन, तीसरा पेप्सिन, और चौथा गैस्ट्रिक लाइपेज। तो ये कुल मिला के 4 चीजें गैस्ट्रिक जूस में पाई जाती हैं। एकदम क्लियर हो गई बात, है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये दूसरी तरफ शूद्रांत्र में खुलता है। शूद्रांत्र का मतलब क्या होता है, छोटी आंत। और मैंने आपको बता दिया, एक बात याद रखना, छोटी आंत जो है, यहां पर मैं कुछ और पॉइंट भी मेंशन कर देता हूं आपको, ताकि आपको बहुत सारे पॉइंट्स और क्लियर होते चले जाएं, है ना। बिल्कुल एक एक बात एकदम समझ में आ जाए, है ना। देखिए तो यहां पर आपको एक पॉइंट आया था, देखिए एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम पे चलते हैं। यस, तो देखिए यहां पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग यदि बात करें मुख से लेकर और एनल तक, गुदा तक, ये जो पूरी आहार नाल है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, याद रखना 8 से 10 मीटर। और ये जो आमाशय है इसमें यहां से छोटी आंत शुरू हो गई है, जिसे ग्रहणी कह रहे हैं। ग्रहणी किसमें जाएगी, छोटी आंत में मिलेगी। ये सब छोटी आंत है। तो छोटी आंत जिसे शूद्रांत कह रहे हैं, छोटी आंत में आपको पता होना चाहिए कि यह 6 से 8 मीटर लंबी होती है, स्मॉल इंस्टेंटाइन। छोटी आंत के जो 3 प्रमुख भाग हैं वो हैं ग्रहणी, ड्यूडेनम, सेकंड पॉइंट है जेजेनम जिसे मध्यांत्र कहते हैं, और थर्ड पॉइंट है इलियम जिसे शेषांत्र कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। संपूर्ण आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर है, और छोटी आंत की 6 से 8, और जो ये बड़ी आंत है वृहदांत्र जिसे कॉलोन कहते हैं, राइट, ये वाला पार्ट कॉलोन है, तो इसे हम लोग 2 से 3 मीटर का, तो ये पूरा भाग 2 से 3 मीटर का है। इसमें केवल और केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। छोटी आंत में संपूर्ण भोजन के जो इंपॉर्टेंट पदार्थ जो हमारे शरीर ने पाचित किए हैं, इन छोटी आंत्र में माइक्रोविलीज पाए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूं यहां पे। देखिए खाना अंदर गया, आमाशय ने पचाया, उसके बाद ग्रहणी में, ड्यूडेनम में, यकृत और अग्नाशय की मदद से पचा, फिर छोटी आंत में भी जाकर पचा। फाइनली जो ये भोजन पच गया है, हमारी आंतों के छोटी आंत जो स्मॉल इंस्टेंटाइन है उसके नीचे नीचे माइक्रोविलीज पाए जाते हैं, और यही माइक्रोविलीज जो हैं, दीज और माइक्रोविलीज ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन पदार्थों को एब्जॉर्व करने का काम करती हैं। और जब ये पोषक पदार्थ एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये रक्त को दे देते हैं। रक्त का मतलब एजिमिलेशन, स्वांगीकरण होगा, रक्त में मिलने लग जाएंगे, और रक्त की मदद से एमिनो एसिड, वसीय अम्ल, ग्लूकोज, मिनरल, सभी पोषक पदार्थ, जल इत्यादि सभी रक्त के एक एक कॉर्नर ऑफ द पार्ट तक पहुंचता चला जाता है। तो यहां पर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से ये सारी घटना होती है, ठीक है। और आपको मैंने मीटर, लेंथ वगैरह सब कुछ समझाई दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर मुख और मुख गुहिका में अंतः ग्रहण हो जाता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ही ली है। चलिए आगे चलते हैं। ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक सारी बात पढ़ ली थी।
यू शेप की, ठीक है, यू शेप की आकृति की आमाशय, आमाशय की जो भीतरी दीवार है वो उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। और कभी कभी क्या होता है, हम बहुत जल्दी खाते हैं, खांसी उठती है, हिचकी होती है, तो कई बार आपने देखा होगा खाद्य कण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे गले में एक मांसल रचना वॉल्व पाया जाता है। हिंदी में देख लीजिए, मांसल रचना वॉल्व, इंग्लिश में कहते हैं इसे एपिग्लॉटिस वॉल्व, मांसल रचना वॉल्व, ये पाया जाता है। नमस्कार सभी को, नमस्कार, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है। जेजेनम और इलियम, एक बार यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा उस पर भी चर्चा करता हूं। एक बार यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा कि आप 2007 की बात है, 2007 के प्रीलिम्स में पूछा था कि हमारे शरीर में सबसे लंबी होती है इलियम, इलियम जो छोटी आंत का सबसे निचला भाग है वो इलियम है। इलियम का मतलब होता है शेषांत्र, शेषांत्र सबसे लंबा होता है, इसी पर ही माइक्रोविलीज पाए जाते हैं, शेषांत्र पर ही सूक्ष्म सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। शेषांत्र के बाद में जो लंबी है, 2007 के प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया था, राइट, इलियम शेषांत्र। उसके बाद में आता है जेजेनम, जेजेनम, जेजेनम का मतलब होता है मध्यांत्र, मध्यांत्र। इसके बाद में ग्रहणी, ये तीनों ही छोटी आंत का ही हिस्सा है ना, ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम, और उससे भी छोटी होती है ग्रासिका, तो ग्रासिका सबसे छोटी होती है। शेषांत्र जिसमें माइक्रोविलीज पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ वहीं से एब्जॉर्ब होते हैं, राइट, और हमारे गले में एक एपिग्लॉटिस वॉल्व होता है। तो इलियम सबसे लंबी है, फिर जेजेनम मतलब शेषांत्र सबसे लंबी, फिर मध्यांत्र, राइट, और सबसे पहले शेषांत्र, फिर मध्यांत्र, मध्यांत्र के बाद में आपका जो पॉइंट आता है वो है ग्रहणी, जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, और सबसे छोटी ग्रासिका होती है। ग्रासिका तो मात्र 17 सेंटीमीटर की ही होती है, ग्रासिका तो मात्र क्या होता है 17 सेंटीमीटर की होती है, और ये श्वास नलिका से ढकी रहती है और भोजन को ग्रहणी में भेज देती है, राइट। और संयोगवश जब भी हम लोगों की खांसी उठती है तो हमें क्या होता है, ये हमारे शरीर में कई बार क्या होता है, भोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो क्या आपको मेरी एक एक बात एकदम क्लियर हो रही है? ठीक है, तो खांसी न करें, बातें न करें, जब भी खाना खा रहे हो तो खांसी या बातें न करें, तो खाना हमेशा अपने आप सही जगह जाएगा, है ना। चलिए, अब आमाशय का जो आंतरिक स्तर है उसे हम लोग श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, राइट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है HCl, और रेनिन जो है यहां पर दोस्तों, रेनिन वो दुग्ध के पाचन करने में मदद करता है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में, ये भी आमाशय से निकल रहा है। आमाशय से निकलने वाले रस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और इसके अलावा है ना गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में शुद्रांत्र, शुद्रांत्र 7.5 मीटर लंबी होती है। मैंने आपको यही बताया था 6 से 8 मीटर, लेकिन यदि आपको एनसीईआरटीज का कथन मानना है तो सबसे सही बात यही होगी 7.5 कुंडलित, पूरी तरह से कुंडलित होती है छोटी आंत, इसका 3 भाग होता है। और आमाशय जो प्रबल अम्ल 1.5 pH का अम्ल मिलकर जब वो ग्रहणी में आता है तो प्रबल अम्लीय होता है। और उसके बाद में अग्नाशयिक रस हमारे भोजन पर काम करना शुरू करता है, राइट। तो आपको मैंने एक पॉइंट और भी बताना है, वो ये ध्यान से देखिए, एक पॉइंट और बता देता हूं साथ में। तो जब भी कभी भोजन हम लोग यहां से निगलते हैं तो इस जगह पर भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस, राइट, सैलिवा के साथ मिलकर आता है। फिर जैसे ही आमाशय से, जैसे ही देखिए दोस्तों आमाशय से भोजन निकलता है, राइट, जैसे ही आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है तो इसे काइम कहते हैं भोजन को, क्योंकि प्रबल अम्लीय है। और अब अम्लीय भोजन के ऊपर जो ये जो पित्त रस है, ये जो हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, राइट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, उसमें से बहुत मतलब लगभग 1.5 लीटर, याद रखना 1.5 लीटर तक, 1.5 लीटर तक बाइल जूस निकलता है, राइट, बाइल जूस। और यह बाइल जूस होता है 7.7 pH का, मतलब क्षारीय है।
तो इतना सारा जो अम्लीय पदार्थ था, अब उसको जब क्षारीय बनाया जाएगा ना, तभी उस पर जो अग्नाशय के ट्रिप्सिन है ना, पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज नाम के ये जो एंजाइम्स है वो तभी काम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सो मालती सिंह को क्लास बहुत अच्छी लग रही है, बाकी कंफर्म कीजिए, बाकी कितनों को क्लास में बिल्कुल एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है, कंफर्म कीजिए एक बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं शूद्रांत की, और अम्लीय बनता है किसमें, आमाशय में, जीवाणु सारे नष्ट हो जाते हैं आमाशय स्टमक में। शूद्रांत 7.5 मीटर लंबी होती है। यकृत और अग्नाशय से, यकृत से तो पित्त रस, बाइल जूस, है ना। नेक्स्ट क्लास तो मैं छोटी ही लेता हूं, लेकिन वो स्पेशल टॉपिक होता है बेटा, है ना। लिवर, लिवर की स्पेलिंग LIVER लिखो बेटा, LIVER, लिवर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भित्ति में कुछ रस स्रावित होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यकृत जो होता है ना, बहुत ही गहरे भूरे रंग का एक सबसे बड़ी ग्रंथि है। 500 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स निकलता है, और उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणी ओर स्थित होता है, यहां पर, है ना, राइट हैंड साइड में होता है उदर की, और पित्त रस को निकालता है। पित्त रस डेली की मात्रा 1.5 लीटर्स हम लोग निकालते हैं, 1.5 लीटर्स हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और ये एक थैली जैसा संग्रहित करने वाला अंग होता है पित्ताशय। पाचन को, सबसे खास बात याद रखना, जो ये पित्त रस है वह वसा को, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े ध्यान से एक बात समझिए, आपने एक बात सुनी होगी कि वसा का पाइसीकरण, द इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड, इसमें क्या होता है, हम लोग जो बहुत ज्यादा मात्रा में वसा खाते हैं, फैट, उसको पचाने के लिए पित्त रस ही अपना विशेष योगदान देता है। और पित्त रस क्या करता है, पित्त रस उसे पाइसीकृत करके जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उन्हें छोटे अणुओं में तब्दील करने की कोशिश करता है। एकदम क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ में अब क्या होगा, ये वसा का काम भी हमारे शरीर के लिए, तो जब वसा पूरी तरह से पच जाएगा तो वो वसीय अम्ल में तब्दील हो जाएगा, फैटी एसिड्स में। और फैटी एसिड जो है ना, हमारी जो ये त्वचा होती है, हमारी त्वचा की जो स्किन का निर्माण है, उसमें प्रोटीन और प्रोटीन और वसा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हमारी जो कोशिका के बाहर की जो भित्ति होती है, सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या है, प्रोटीन प्लस वसा की ये बनी होती है। एकदम क्लियर, बिल्कुल। नूर शिफा जी बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी पढ़ा देना, बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता रहता हूं, आप पढ़ते रहो लगातार, है ना। चलिए, तो अब बात आ रही है अग्नाशयिक रस, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, और उन्हें क्या करता है ये रस, तो याद रखना, जो अग्नाशयिक रस है, पैनक्रिएटिक जूस, इसे पूर्ण रस की संज्ञा दी है, कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम, क्योंकि यह प्रोटीन को भी पचा रहा है, वसा को भी पचा रहा है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को भी पचा रहा है। लेकिन याद रखना, एक और बात याद रखना, जो आमाशय है, आमाशय, वो याद रखना, या तो मुख में कार्बोहाइड्रेट पचता है, आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, और इसके बाद अग्नाशय में जाके कार्बोहाइड्रेट का पाचन बिल्कुल होता है। एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ क्रिया करके उन्हें छोटे अणुओं में तब्दील कर देता है, और शूद्रांत के निचले हिस्से में चले जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, और यही वसा अम्ल ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड में जब परिवर्तित हो गया, तो जो हमने बड़ी लंबी जटिल कार्बनिक अणुओं की श्रृंखला भोजन खाया था, वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया और शरीर को वो काम कर देगा। एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से जो शूद्रांत का निचला वाला भाग होता है, उसमें रसांकुर, सूक्ष्मांकुर या दीर्घ रोम होते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइक्रोविलीज। तो माइक्रोविलीज में क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर, ये जो वसा बना, वसीय अणु, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, उसका अवशोषण कर लेगा,
और पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के बाद में क्या होता है, तल के क्षेत्र को, उसके इंटरनल पार्ट के क्षेत्र को भी बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके। और जैसे ही, बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दीर्घ रोम और सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। और रक्त में क्या होता है, रक्त में यह एजिमुलेट कर देता, उसे क्या कर देता है, स्वांगीकृत कर देता। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट आया है, दीर्घ रोम की सतह पर जाने के बाद में भोजन का अवशोषण हो जाता है, अवशोषित पदार्थ स्थानांतरित कर दिया जाता है रुधिर वाहिनिकाओं के द्वारा और स्वांगीकरण हो जाता है। फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर, आपको पता ही है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। वहीं पर वृहद आंत क्या होती है, लगभग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर होती है। इसे बड़ी आंत क्यों कहा गया है, क्योंकि ये चौड़ी ज्यादा होती है तुलनात्मक रूप से छोटी आंत के। और पानी का संपूर्ण अवशोषण, लवण का अवशोषण, विटामिन B12 का अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा ही किया जाता है। और अपचित भाग जो पचता नहीं है फाइनली, वो मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, रेक्टम में। मलाशय वाला जो भाग है वहां पर भी माइक्रोविलीज होते हैं, सूक्ष्मांकुर, और वहां से भी जो पोषक पदार्थ मिल सके उसको और शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारी आंतें करती हैं। एकदम क्लियर है? यस, क्लास 7th की बात चल रही है ये, ठीक है। तो यहां पर आपने इसी प्रकार से फिर फाइनली वो मल का एक्सक्रीशन हो जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा था कि हम लोग जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद में एजिमिलेशन स्वांगीकरण होता है और फाइनली इजेक्शन बाहर निकल जाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना घास को वो जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में भंडारित कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ऐसे जो जानवर होते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेटिंग एनिमल। क्या कहते हैं? रूमिनेटिंग एनिमल। और रूमिनेटिंग एनिमल्स जो हैं ये जैसे कैटल, जितने भी कैटल है, मवेशी, कौन से मवेशी? जो दूध देने वाले जानवर हैं, है ना, जो घास खाने वाले जानवर हैं। क्योंकि सेल्यूलोज को इतना जल्दी पचाया नहीं जा सकता, तो उसको एक बार वो जल्दी जल्दी पूरा पेट में इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में वापस से उसे, और इनके शरीर में इसको मदद करने के लिए एक वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग पाया जाता है। और उस अवशेषी अंग का नाम क्या है? अपेंडिक्स। मानव में भी अपेंडिक्स पाया जाता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। वह एक वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग है मानव के शरीर में। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं घास को खाने के लिए, ये जुगाली करने वाले रूमेनेटिक, है ना, रूमेन वाले जानवर, ये जुगाली करके मुख में पुनः भोजन को लाते हैं पिंडक के रूप में और वापस से उसे चबाते हैं, रोमंथन। तो देख लीजिए, जो ये गाय है, राइट, ये जो गाय है ना, जो ये गाय है ग्रासिका में भोजन को लेकर जाती है, इकट्ठा होता है, और यहां पर इसके एक विशेष अंग पाया जाता है, अपेंडिक्स, रोमंथन, और उसकी मदद से रूमेन और सभी रूमेनेटिक, जितने भी रूमेन जुगाली करने वाले जानवर हैं, रूमेन एनिमल है, उनके मुख से लगातार मीथेन निकलता रहता है। जैसे हाथी, जैसे घोड़ा, जैसे ऊंट, गाय, बकरी, सभी के मुख से मीथेन गैस निकलती रहती है ना। और इस प्रकार से आपको कभी कभी क्या होता है कि बार बार दस्त वगैरह लग जाते हैं, अपच होता है ना, कुछ भी खाद्य की विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो जाता है, हमें दस्त हो जाते हैं, चाहे फिर वो टाइफाइड भी हो, है ना। टाइफाइड को क्या बोलते हैं? आंत्रीय ज्वर, है ना। टाइफाइड को बोलते हैं आंत्रीय ज्वर। क्यों? क्योंकि जो हमारा आंतों का पेरिस्टाल्टिक मोशन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिस्टाल्टिक मोशन, इस प्रकार से जो ये पूरा मोशन चलता रहता है और खाना अपने आप आगे की तरफ बहता रहता है, क्योंकि आंतों की दीवार में म्यूकस, चिकना पदार्थ पाया जाता है और उसकी मदद से भोजन अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। तो भोजन में यदि कभी भी हमें दस्त हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, पानी की बड़ी मात्रा हमारे शरीर से निकल जाती है, तब हम लोग ORH घोल का प्रयोग करते हैं। और ORH घोल क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आप जरूर याद रखेंगे, ORH की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन
ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, राइट, और इसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपेंडिक्स, बिल्कुल अपेंडिक्स जिसे होता है तो उसके शरीर में दिक्कत आती है। यदि अपेंडिक्स, कई बार क्या होता है अपेंडिक्स में खाना चला जाता है, वो फूलने लगता है और एक समय पे फट जाता है, तो उसके कारण हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, हमारी जो पेट के और हमारी पेट की दीवार और आंत के बीच में जो जगह होती है, वहां पर वो खतरनाक संक्रमण वाला पदार्थ फैल जाता है और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसीलिए अपेंडिक्स को जितना जल्दी हो सके हमें कवर कर लेना चाहिए। रूमिनेंट जानवर कौन से होते हैं? रुमेंथी, जो सेल्यूलोज को, जिन घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, मानव उसे नहीं पचा पाता क्योंकि मानव के शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया और साथ ही साथ में मानव के शरीर में सूक्ष्म अपेंडिक्स मैच्योर अवस्था में नहीं है, केवल वो अब एक टेम्परेरी अंग के रूप में है। तो रूमिनेंट जो जानवर हैं उनमें शुद्धांत और मध्यांत्र, ठीक है, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक बहुत बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है, इसे ही अंगनाल कहा जाता है। यही अंगनाल क्या है? यही अंगनाल अपेंडिक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, अपेंडिक्स। तो आपको गाय इत्यादि में समझ में आ क्या होगा, अपेंडिक्स इसे कहते हैं। बिल्कुल मार्श गैस, पंख गैस बिल्कुल कहते हैं। और वरुण ग्रह का जो ग्रीन रंग है वह मीथेन के कारण ही है। ठीक है, तो भोजन में सेल्यूलोज का पाचन यहां पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया मानव में आहार नाल में मैच्योर अवस्था में अपेंडिक्स या अंगनाल नहीं होता। अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है? अमीबा जलाशयों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है, गोल सघन केंद्रक होते हैं, द्रव्य में बुलबुले की बहुत सारी धानियां होती हैं। अब देखिए ये क्या करता है, इसमें जो ये रक्त धानियां हैं, राइट, रक्त धानियां, ये जो रक्त धानियां हैं, इसमें क्या करता है, ये पाचक रस होते हैं। तो क्या करता है, ये अंतः ग्रहण करता है, इंजेक्शन करता है किसी भी फूड पार्टिकल को जो तैर रहा है, क्योंकि पानी वगैरह में रहता है, और फिर ये अंदर जाएगा, इसका पोषक पदार्थ जो है भोजन में से निकाल के, और फिर बहिक्षेपित अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल देगा। तो आप याद रखना, जो पादाभ होते हैं, अमीबा में पाए जाने वाले पादाभों से ही वह क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ध्यान से देख लीजिए पूरी बात। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह प्रश्न आ भी सकता है, एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, अलग से निकले होते हैं। इसके पादाभ आर्टिफिशियल पैर होते हैं, स्यूडोपोडिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और इन्हें गति करने और भोजन पकड़वाने में मदद करता है। और अमीबा के अंदर जो खाद्य धानी होती है, तो याद रखिए स्यूडोपोडिया या पादाभ भोजन को ग्रहण करवाने में मदद करते हैं। और जैसे ही भोजन का आभास होता है, खाद्य कणों के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है, जैसे पैर जैसी संरचना उसको घेर लेता है खाने को, और उसके बाद पदार्थ उसकी खाद्य धानी में चला जाता है। वहां पर ये पाचक रस होते हैं, डाइजेस्टिव मटेरियल, और सरल पदार्थों में तोड़ने के बाद में जो काम का पदार्थ है उसको तो अवशोषित कर लेता है, बाकी सबको वो बाहर निकल देता है। तो इस प्रकार से ये एक कोशिकीय अमीबा जीव, राइट, लगातार गुणन करता रहता है और अपशिष्ट खाद्य धानी से बाहर निकल जाता है और फाइनली ये अपनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अमीबा अपना काम करता है। तो आज का आपको लेक्चर में अवशोषण, एमिनो एसिड, स्वांगीकरण, एजिमिलेशन, पित्तरस, बाइल जूस, जो डेली हम लोग 1.5 लीटर निकालते हैं, है ना, मुख गुहिका, बुक्कल कैविटी, रदनक का मतलब इंग्लिश में होता है कैनाइन, सेल्यूलोज, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्यूलोज किसमें होता है दोस्तों, कपास में 90% सेल्यूलोज होता है। पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा, निष्कासन आपको समझ में आ गया। वसी अम्ल, फैटी एसिड, वसी अम्ल है ना, वसा, खाद्य धानी किसमें पाया जाता है, अमीबा में। पित्ताशय मानव में है, गॉल ब्लैडर जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, लिवर, उसके नीचे एक फुग्गेनुमा ग्रंथि है। अंतःग्रहण, इंजेक्शन, है ना। इसके बाद में यकृत मैंने बता ही दिया, 500 अलग अलग काम करता है। चवर्णक जो पीछे वाले दांत चबाने का काम करते हैं। ग्रासिका जिसमें पाचन नहीं होता लेकिन उसमें भोजन को बोलस कहा जाता है। सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अग्नाशय आपको पता ही है, पैनक्रियाज।
अग्रचवर्णक जो हमारे मोलर दांत के पीछे वाले। पादाब किसमें पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया, ये पाए जाते हैं अमीबा में। रूमेन जानवर कौन से होते हैं? रूमिनेंट कौन से हैं? जो कि भोजन का पाचन किससे करते हैं? भोजन का पाचन जो है जो जुगाली करके करते हैं। लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि कौन सी है? जो सेलिवरी ग्लैंड है, जिसमें से लाइसोजाइन और टाइलिन और दीर्घ रोम को ही सूक्ष्मांकुर और इन्हें ही माइक्रोविलीज कहा जाता है। एकदम क्लियर? चलिए, तो आपको ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं, तो अब कुछ प्रश्नों पर आ जाते हैं। अब कुछ प्रश्नों पर आ जाते हैं, है ना? एकदम क्लियर है। तो भोजन के चरण में सबसे पहले अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण के बाद में जो है अंतःग्रहण के बाद में उसमें पाचन शुरू होता है। पाचन के बाद में उसमें स्वांगीकरण शुरू होता है। स्वांगीकरण के बाद में जो है वो सभी शरीर में मिलता है और फाइनली भोजन शरीर से इजेक्शन बाहर निकल जाता है। यस और नो? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? लिवर, यकृत। आमाशय में HCl और का स्त्राव होता है जो भोजन के साथ, तो यहां पर लिखेंगे आप गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, या जिसे हिंदी में बोलते हैं जठर रस। जठर रस, तो HCl के अलावा जठर रस निकलता है, जिसमें से आपको रेनिन, रेनिन, पैप्सिन और ट्रिप्सिन निकलता है। एकदम क्लियर? क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसी संरचना होती है, प्रवर्ध होती है ना? क्षुद्रांत, छोटी आंत में, उसे दीर्घ रोम या फिर माइक्रोविलीज कहा जाता है, जिसकी मदद से संपूर्ण भोजन जो पाचित हुआ है उसको अवशोषित करके शरीर के संपूर्ण भागों में भेजा जाता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहां पर करता है? तो वो खाद्य धानी में। खाद्य धानी, है ना? अभी हमने पढ़ा था, है ना? हमने अभी पढ़ा है खाद्य धानी में। देखिए यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छा दे रखा है आपको। यहां तक आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अभी बहुत से क्वेश्चंस और भी बाकी हैं। तो अमीबा अपने खाद्य धानियों की मदद से, ठीक है, ये सब मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। खाद्य धानी की मदद से, पादाप की मदद से वो भोजन को पूरी तरह से चारों ओर से ग्रहित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यस और नो? अब चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, तो यहां पर अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है, जहां पर उसमें पाचक रस, डाइजेस्टिव मटेरियल पाए जाते हैं। सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है? बिल्कुल नहीं। जो स्टार्च होता है ना दोस्तों, उसका पाचन मुख से ही हो जाता है और मुख में मौजूद सलीवा से ही हो जाता है। तो यह पहला पॉइंट गलत है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। जीभ में जो लार ग्रंथि होती है को भोजन के साथ मिलाने में मदद करती है। बिल्कुल, जीभ जो होती है वो लार जो निकल रही है पूरे भोजन को मिलाकर बोलस बनाती है और दांत उसे चबाने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक, चवर्णक और कृतनक, रदनक हमने पढ़ी लिए। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित रहता है। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेरी रूप से रहता है। यहां पर जैसे ही ज्यादा वसा का कोई मटेरियल आया तो यह पित्ताशय ग्रंथि अपना पित्त रस को उड़ेल देती है। रूमिनेंट जो निगली हुई घास है उन्हें पुनः मुख में लाकर चबाते हैं, क्योंकि उनमें छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में अपेंडिक्स, अंगनाल पाया जाता है और उसके कारण ये पचा पाते हैं। राइट? अगला पॉइंट है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहां होता है? तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन क्षुद्रांत में होता है, क्योंकि जब लिवर से निकलने वाला पित्त रस वसा को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, तब जो है वो पूर्ण रूपेण रस में तब्दील करके। राइट? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो जल का अवशोषण मुख्यतः जो है बड़ी आंत में, मतलब वृहदात्र में, है ना, और भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत्र, छोटी आंत में होता है। अब यहां पर कुछ और भी पॉइंट है। वसा की बात करें तो वसा का छोटा अणु टूटकर किसमें बदलता है? वसा या वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किसमें तब्दील होता है? एमिनो एसिड्स में। राइट? और
खाद्य घटक कौन से होते हैं? शर्करा, सैकेराइड्स। और कार्बोहाइड्रेट पाचक है ना। तो देखिए यहां पर कोई मतलब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो शर्करा, प्रोटीन, वसा और जो है ना, तो आपको एकदम बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर वसा को टूटने पर वसा और वसीय अम्ल, शर्करा से ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और प्रोटीन से एमिनो एसिड बनते हैं। दीर्घरोम क्या होते हैं? माइक्रोविलीज, आपने समझ ही लिए माइक्रोविलीज, है ना, वेरी गुड। तो यहां पर कुछ और बात कर लेते हैं। आहार नाल में कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं होती हैं? पचे हुए भाग का अवशोषण दीर्घरोम या फिर माइक्रोविलीज द्वारा होता है। भोजन को चबाने का काम दांत का है। जीवाणु को नष्ट करने का काम एक तो मुख में लाइसोजाइम जो लार में निकलता है, और दूसरा पॉइंट आता है आमाशय के अंदर HCl जीवाणुओं को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को मारने का काम करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है? तो याद रखना, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में। मल का निर्माण रेक्टम या मलाशय में होता है, रेक्टम या फिर मलाशय में। तो यहां पर आपको सारी बातें और क्लियर हो गई होंगी। कुछ प्रश्नों को और सॉल्व कर लेते हैं और मिलान करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है लार ग्रंथि का काम क्या है? लार को स्त्रवित करना, और ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड और उपकर्ण ग्रंथि, और साथ में है ना 2 जोड़ी होती हैं, और एक गले के नीचे है ना, ये लार ग्रंथि है। आमाशय का काम क्या है दोस्तों? आमाशय का काम क्या है? तो अम्ल का निर्मोचन करना। यकृत का काम क्या है? यकृत पित्त रस को निकालता है, लेकिन भंडारित कित में रहता है? पित्ताशय में। मलाशय का काम क्या है? मल को त्याग करने का काम मलाशय का है। क्षुद्रांत्र, छोटी आंत में पाचन का पूर्ण कहां होता है? छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। तो सारे पॉइंट्स यहां पर आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू, है ना। आई थिंक आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो गया है। आपको कोई भी डाउट या डिलेमा है, किसी प्रकार का यदि आपको कंफ्यूजन होता है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लेकिन आपको एक कंप्लीट एनालिसिस करना है तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए बाय माय नेम रुद्र गौतम। जरूर अभी का भी आज ही फॉलो कर लेना। वहां पर शाम 8 बजे, शाम 5 बजे मैं स्पेशल सेक्शंस आपके लिए लेकर आता हूं, ठीक है। तो एक तो आप वो अटेंड कर लेना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल पर विजिट करके आपको मैसेज कर सकते हैं, राइट। और आपको ये सभी कंटेंट को पढ़ना है ताकि एक एक बात आपको समझ में आती जाए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो डेफिनेटली फॉलो मी। और मैंने एनवायरमेंट इकोलॉजी के लगभग 27 लेक्चर्स में पूरे कर चुका हूं और एक डेडिकेटेड कोर्सेज मैं बना रहा हूं वहां पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो आप उन सभी पीछे वाले कोर्सेज को भी देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। स्पेशल क्लासेस भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो ईच एंड एवरीथिंग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। एकदम क्लियर। तो चलिए आपको एक और बात बता देते हैं, राइट, एक और बात बता देते हैं। सो यहां पर आपको मुझे रुद्र गौतम पर फॉलो करना है, राइट। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और यहां पर आपको बहुत ही कम डेटा कंजम्पशन होता है यदि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप यूज कर रहे हैं। यू कैन इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप वाया एप्पल प्ले स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर, और फिर आप RP Sir 10 रेफरल कोड से यदि आप एक सीरियस जेन्युइन अटेम्प्ट लेना चाहते हैं अनअकैडमी के मदद से, एक सीरियस एस्पिरेंट हैं आप, तो डेफिनेटली आपको ये अनअकैडमी में हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज जिनके द्वारा 15,000 से ज्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं, आप एक बार एनरोलमेंट लेते हैं अनअकैडमी के सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो जरूर RP Sir 10 रेफरल कोड की मदद से अनअकैडमी के कॉम्बैट को आप लोग एनरोल कर लीजिए, उस प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, GS सेक्शन में ज्वाइन कर लीजिए। ऑप्शनल का कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं।
और आरपी सर 10 की मदद से आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है, जो जल्द ही महंगा भी होने वाला है कोर्स। तो आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, ईच एंड एवरीथिंग इज इनसाइड। तो आपको जब भी एक लगे कि नहीं अब तो सीरियस तैयारी करने की बिल्कुल आवश्यकता आ गई है, राइट, आपको वाकई में ऐसा कभी लगता है, तो फिर आपको जेन्युइन अटेम्प्ट के लिए एक बार अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेके देखिए। आप लोगों को इतना फायदा मिलेगा और इतने सारे मल्टीपल एजुकेटर जो भारत के सबसे टॉप नॉच एजुकेटर हैं आज अनअकैडमी के साथ हैं, ऑप्शनल पर, मेंस पर, प्रीलिम्स के लिए, ऑप्शनल्स के लिए, और आइकॉनिक में आपको डेडिकेटेड कोच भी मिल जाता है। तो जस्ट एनरोल इन द कोर्सेज और आप मुझे बता सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। एक अपना काम जरूर कर देना यार, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, अपने स्टेटस पर इसको जरूर लगाना, और दोस्तों में जरूर नीचे का शेयर ऑप्शन दिया है, आप इसको शेयर जरूर करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आज थोड़ा सा मैंने इनोवेशन किया है कि मैं आपके सामने आकर भी बात करूं ताकि आपको और भी ज्यादा इंटरेक्टिव लेक्चर हो जाए। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों, एंजॉय योर डे।